नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में होंगे। रेडियो उड़ान पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स, मेरे यानी आपके अपने दोस्त पुनीत के साथ। और रात को बज चुके हैं 9। कम्युनिटी कलर्स एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़, और टाइम टू टाइम हम आपके लिए नए नए सेगमेंट्स और नई नई इंफॉर्मेशंस इस प्रोग्राम में पेश करते रहते हैं। जैसे कि आजकल सेगमेंट आप सुन रहे हैं लाइफ विदाउट साइट, जिसमें आपको अलग अलग ऑडियो क्लिप्स सुनवाए जा रहे हैं लाइफ विदाउट साइट टीम की तरफ से, जो आपके लिए हम पूरी उम्मीद करते हैं कि बहुत बेनिफिशियल होंगे। और जो लोग नए नए कम्युनिटी के साथ जुड़ रहे हैं, असिस्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में जो लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं, उन लोगों के लिए यह इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होने वाली है। बहरहाल रेडियो उड़ान आप हमारे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर के माध्यम से ऐप्स डाउनलोड करके बहुत आसानी से सुन सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर हमारी ऐप्स अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ दूसरे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स ट्यून इन, एलेक्सा, गूगल होम और यहाँ तक कि जो लोग रिनोवास को जानते हैं, रिनोवा म्यूज़िक पर भी अब रेडियो उड़ान अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी रेडियो उड़ान को सुन सकते हैं। बहरहाल हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए www.facebook.com/रेडियो उड़ान। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स की सभी अपडेट्स, लेटेस्ट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो अब मौसम बदल रहा है, गर्मी आ चुकी है और अब तापमान अपने पूरे उरोज पर होता है, तो अपना ख्याल रखिए दोस्तों, अपने आप को बचा कर रखिए और सुनते रहिए रेडियो उड़ान। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स की शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले सुने न्यूज़ हेडलाइंस। भारतीय बैंक अब विकलांग व्यक्तियों की और उपेक्षा नहीं कर सकते। आरबीआई के दिशा निर्देश एक कारण से मौजूद है। फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र जमा करने के आरोप में भुवनेश्वर के बीजेबी कॉलेज का छात्र गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब नौकरी में नियुक्ति विकलांगता कोटा के तहत मांगी जाती है, तब इस नियुक्ति में समुदाय प्रमाण पत्र जारी करना जरूरी नहीं है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि दृष्टिबाधित वादियों को पाठनीय प्रारूप में अदालती दस्तावेज कराए जाए उपलब्ध। सार्वभौम डिजाइन दृष्टिकोण का उपयोग करने के लिए नए सुलभता दिशा निर्देश। केंद्र जल्द ही दिशा निर्देशों को अधिसूचित करेगा। छात्रों पेशावरों के लिए सर्टिफिकेट कोर्सेज की योजना। आर्या और अर्चना ने खुश अलीफी को दिया सहारा। तीनों की तस्वीर ने सोशल मीडिया पर मचा दी हलचल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कला है गैर परंपरावादी तथा रीति रिवाजों या नियमों के परे। दृष्टिबाधित अधिवक्ता ने जम्मू कश्मीर में विकलांगता कानून को लागू करने की है मांग। विकलांग छात्रों के लिए विशेष शिक्षकों की भर्ती पर केवीएस को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाली विकलांग उम्मीदवार का मूल्यांकन करने के लिए मेडिकल जांच के दिए आदेश। दृष्टिबाधित वकील ने एक्सेसिबिलिटी बैरियर का हवाला देते हुए प्रोक्टो के खिलाफ शिकायत कराई है दर्ज। तिरुचि नगर निगम तक पहुंच शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए है संघर्ष। न्यूज़ हेडलाइंस के बाद डिटेल्ड न्यूज़ बुलेटिन होगा, लेकिन उससे पहले वक्त एक ब्रेक का। इस वक्फे के बाद हाजिर होंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Previously used OCR apps didn't get proper formatting? Were tables or math content not correctly recognized? Want transcripts for videos or text with videos in an accessible format? Are you looking to learn and grow? iSTEM's new mobile app is here. Quickly extract text from images without worrying too much about layout or formatting. Get all content within an accessible document or image along with formatting, including multi-column documents, math content, tables, images, lists, links, headings, etc. Get transcript of any videos or visual in an audio-video accessible format. Learn and grow using set of resources right from basic assistive technology to advanced topics.
Many more features coming. To download the iSTEM app from Play Store, just type in the search box i-STEM. And to download it from web portal, search on any browser www.portal.istemai.com, www.portal.istemai.com. 3 अच्छी आदतें अपनाएं और अपने आप को सुरक्षित रखें। ये आदतें हैं SMS, यानी S फॉर सैनिटाइज, M फॉर मास्क और S फॉर सोशल डिस्टेंसिंग। यह संदेश सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन की ओर से जारी। Welcome back after a short break. You are listening program Community Colors only on Radio Udan, a flight of life. आइए सुने डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन आरजे गौरी के साथ। भारतीय बैंक अब विकलांग व्यक्तियों की और उपेक्षा नहीं कर सकते। आरबीआई के दिशा निर्देश एक कारण से मौजूद है। आइए सुनते हैं इस मुद्दे को लेकर महिला डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट करपगम के विचार। दोस्तों, आप जान ले कि करपगम मायावन मद्रास उच्च न्यायालय में पहली महिला दृष्टिबाधित अधिवक्ता है और इस आर्टिकल में उन्होंने अपने व्यक्तिगत विचार साझा किए हैं। फ्रेंड्स, विकलांग व्यक्तियों के वित्तीय समावेशन और भारत को एक डिजिटल अर्थव्यवस्था में बदलने के सपने को प्राप्त करने के लिए बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच महत्वपूर्ण है। डिजिटल इंडिया में विकलांग लोगों को छोड़कर किसी को भी बैंक का खाता मिल सकता है। बेंगलोर में रहने वाले ऑटिज्म से पीड़ित एक 21 वर्षीय बेटे की मां विद्या आनंद ने हाल ही में उसके लिए खाता खोलने के लिए कैनरा बैंक से संपर्क किया था, लेकिन बैंक अधिकारियों ने उनके अनुरोध को ये कहते हुए ठुकरा दिया कि उनका बेटा सामान्य नहीं है। बैंक मैनेजर ने विद्या को भारतीय रिजर्व बैंक के एक दिशा निर्देश के बारे में बताया, जिसके बारे में उनका दावा है कि ऑटिज्म से पीड़ित लोगों के पास बैंक का खाता होना प्रतिबंधित है। जब विद्या ने और जानकारी मांगी तो अधिकारी ने उनसे बेरहमी से कहा कि वे केवल दिव्यांग व्यक्ति के लिए खाता खोल सकते हैं जो नेत्रहीन है। स्थानीय पत्रकारों और कार्यकर्ताओं के हस्तक्षेप के बाद ही बैंक प्रबंधक ने माफी मांगी और विद्या के बेटे का खाता खोलने के लिए कदम उठाए। दोस्तों, ये कोई अलग घटना नहीं है। विकलांग लोगों को हर कदम पर ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खाता खोलने से लेकर एटीएम कार्ड या चेकबुक प्राप्त करने तक ये मुश्किलें चलती ही रहती है। उन्हें दुर्गम मोबाइल बैंकिंग एप्स और इंटरनेट बैंकिंग के कारण बैंकों में भौतिक बाधाओं के साथ साथ डिजिटल बाधाओं का भी सामना करना पड़ता है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि बैंकिंग अधिकारियों का रवैया विकलांग लोगों के प्रति एक बड़ी बाधा बन रहा है। दोस्तों, आप जान ले कि आरबीआई के दिशा निर्देश ये स्पष्ट करते हैं कि बैंकों को विकलांग लोगों और वरिष्ठ नागरिकों को घर घर सेवाएं प्रदान करनी चाहिए, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 13 ये स्पष्ट रूप से बताती है कि सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि विकलांग लोगों के पास चल या अचल संपत्ति के मालिक या विरासत में अन्य लोगों के समान अधिकार हो। वे अपने वित्तीय मामलों को नियंत्रित कर सके और बैंक लोन और बॉन्ड्स तक पहुंच प्राप्त कर सके। लेकिन बैंकिंग अधिकारी मानते हैं कि विकलांग लोग अपने दम पर कोई भी वित्तीय निर्णय लेने में समर्थ नहीं है, यहाँ तक कि वे एक खाता रखने तक में समर्थ नहीं है। दोस्तों, विकलांग लोगों के वित्तीय समावेशन के लिए बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच महत्वपूर्ण है। डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए प्रयास करने और कैशलेस होने का सरकार का प्रशंसनीय उद्देश्य तब प्राप्त नहीं हो सकता जब विकलांग लोगों को एटीएम कार्ड और चेकबुक जारी करने से इनकार किया जाता हो। अब बैंकिंग को सुलभ बनाना अनिवार्य है, क्योंकि अधिकांश राज्य सीधे लाभार्थी के खाते में धन जमा करते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा हम सभी मानते हैं, समावेशिता महत्वपूर्ण है। इस बार हमें समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब बैंक आरबीआई के दिशा निर्देशों का ईमानदारी से पालन करना शुरू कर दे।
इन दिशा निर्देशों के बारे में बैंकिंग अधिकारियों के लिए व्यापक जागरूकता अभियान और संवेदीकरण प्रशिक्षण होना चाहिए, जिससे इनके व्यवहार में बदलाव लाया जा सके। व्हील चेयर उपयोगकर्ताओं के लिए जहां भी संभव हो प्रत्येक शाखा और एटीएम केंद्र को रैंप के साथ सुलभ बनाया जाना चाहिए। समय समय पर विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त एक पद को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ने बैंकों को दृष्टिबाधित लोगों को एटीएम कार्ड, चेकबुक, लॉकर सुविधाएं आदि सहित सुविधाएं प्रदान करने की सिफारिश की है। आरबीआई द्वारा बैंकों को ब्रेल कीपैड वाले टॉकिंग एटीएम उपलब्ध कराने की भी सलाह दी जाती है। सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म या मानसिक बीमारी वाले लोगों के लिए बैंक खाते खोलना, संचालित करना, इसके लिए प्राधिकारी द्वारा एक कानूनी अभिभावक प्रमाण पत्र दिया जा सकता है। लेकिन बैंक अधिकारियों ने बिना सोचे समझे सभी मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए उनकी मानसिक क्षमता की परवाह किए बिना ही एक अभिभावक की नियुक्ति पर जोर देना शुरू कर दिया है। लेकिन हाल ही में दोस्तों, आरबीआई ने फिर से ये स्पष्ट किया है कि बैंकों को केवल ऐसे मामलों में अभिभावक की नियुक्ति की मांग करना आवश्यक होगा जहां वे स्वयं या उपलब्ध दस्तावेजी सबूतों के आधार पर आश्वस्त हो सके कि संबंधित व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है और प्रवेश करने में सक्षम नहीं है। इसके अलावा विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम 2016 केवल सीमित संरक्षण प्रदान करता है और विकलांग व्यक्ति को अधिक स्वायत्त होने के लिए प्रोत्साहित करता है। पहले से मौजूद ग्राहक सेवा समिति के अलावा, जिसमें आमतौर पर कोई विकलांग व्यक्ति नहीं होता है, प्रत्येक बैंक में एक छोटी टीम होनी चाहिए जिसमें प्रबंधक, एक बैंकिंग अधिकारी और एक विकलांग व्यक्ति भी शामिल हो, जिसके कार्यान्वयन की निगरानी के लिए शाखा में एक खाता हो। इन दिशा निर्देशों के शाखा के एक्सेस ऑडिट का संचालन करना और बैंकिंग सेवा को सभी के लिए समावेशी और सुलभ बनाना एक्सेसिबिलिटी की दिशा में एक नई पहल होगी। ये छोटा समूह एक्सेसिबिलिटी के मुद्दों पर अपने ग्राहकों से फीडबैक भी ले सकता है और बेहतर ग्राहक सेवाएं प्रदान करने के लिए सुधार भी कर सकता है। फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र जमा करने के आरोप में भुवनेश्वर के बीजेबी कॉलेज का छात्र गिरफ्तार। एक आरटीआई से पता चला था कि कई छात्रों ने फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र का उपयोग करके भद्रक स्वायत्त कॉलेज में प्रवेश लिया था। दोस्तों, भद्रक स्वायत्त कॉलेज में प्रवेश के लिए एक फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र घोटाले की सूचना के बाद कुछ ही दिनों में बीजेबी स्वायत्त कॉलेज के एक 17 वर्षीय छात्र को इस तरह के आरोप के लिए गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने कथित तौर पर बीजेबी में विज्ञान शाखा में प्रवेश लिया था। पिछले साल दिसंबर में फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र जमा कर उसने कॉलेज में एडमिशन ली थी। भद्रक कॉलेज की घटना के सामने आने के बाद राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों को पिछले 3 वर्षों में प्रवेश के लिए छात्रों द्वारा जमा किए गए विकलांगता प्रमाण पत्र की प्रतियां साझा करने के लिए कहा है। सत्यापन के दौरान अधिकारियों ने पता लगाया कि 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के शैक्षणिक वर्षों के दौरान फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र जमा करके बीजेबी में 8 छात्रों ने प्रवेश लिया था। इस संबंध में बीजेबी प्राचार्य डॉक्टर निरंजन मिश्रा ने 2 अप्रैल को बड़गड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। बड़गड़ा पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने कहा, बड़गड़ा ब्रिट कॉलोनी निवासी युवक को गुरुवार को धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। 2 अन्य को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है क्योंकि हमें संदेह है कि उन्होंने ही उसे नकली प्रमाण पत्र प्रदान किया था। जांच जारी है और तदनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक आरटीआई से पता चला था कि कई छात्रों ने फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र का उपयोग करके भद्रक स्वायत्त कॉलेज में प्रवेश लिया था। दिलचस्प बात यह है कि प्रमाण पत्र 2008 में जारी किए गए हैं, कम से कम 13 साल पहले, जब छात्र मुश्किल से 5 या 7 वर्ष के होंगे। हालांकि दस्तावेजों में ऐसी तस्वीरें थी जो हाल ही में सामने आई हैं। इस बीच उच्च शिक्षा मंत्री अरुण कुमार साहू ने चेतावनी दी है कि राज्य के कॉलेजों में प्रवेश लेने के लिए फर्जी प्रमाण पत्र जमा करने वाले छात्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
8 छात्रों ने 2019 से 2022 तक शैक्षणिक वर्षों के दौरान फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र जमा कर बीजेबी में एडमिशन लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब नौकरी में नियुक्ति विकलांगता कोटा के तहत मांगी जाती है, तब इस नियुक्ति में समुदाय प्रमाण पत्र जारी करना जरूरी नहीं है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में विकलांगता कोटे के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवार को नियुक्ति देने के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देशों को चुनौती दी गई थी। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अन्य तर्कों के बीच बैंक ने उम्मीदवार के समुदाय प्रमाण पत्र को विवादित कर दिया, जिसके आधार पर वो अनुसूचित जाति का सदस्य होने का दावा कर रही थी। कोर्ट ने इस तर्क को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ये मुद्दा पहली बार सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया गया है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति MM सुंदरेश की पीठ ने NHC के निर्देशों को बरकरार रखने वाली दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली बैंक की याचिका को खारिज करते हुए ऐसा किया है। वर्तमान में प्रतिवादी सुष्मिता साहा ने बैंकिंग और वित्त में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के 1 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए विकलांगता कोटा के तहत आवेदन किया था, जो छात्रों को परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए प्रवेश लेने के लिए योग्य बनाता है। उन्होंने इसी डिग्री के आधार पर आवेदन किया था, जो उन्होंने प्रबंधन विश्वविद्यालय सिक्किम में एकीकृत शिक्षण के लिए पूर्वी संस्थान से प्राप्त की थी। उनका आवेदन बैंक द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन चूंकि उन्होंने पाठ्यक्रम को देर से पूरा किया, इसीलिए उन्हें प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में पोस्टिंग नहीं दी गई। इससे व्यथित होकर उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संपर्क किया, जिसने अपीलकर्ता को 14 अक्टूबर 2017 के आदेश द्वारा तत्काल नियुक्ति प्रदान करने का निर्देश दिया। इसके बाद बैंक ने NHRC के आदेश को रद्द करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। चूंकि इस एकल न्यायाधीश ने ये कहते हुए इसे खारिज कर दिया था कि प्रतिवादी को समय सीमा के बारे में सूचित नहीं किया गया था, बैंक ने इंट्रा कोर्ट अपील को प्राथमिकता दी। प्रतिवादी के वकील ने प्रस्तुत किया कि रीट याचिका दायर करने का आधार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा पारित आदेश था। इस प्रकार अन्य मुद्दों को उत्तेजित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, खासकर जब प्रतिवादी को पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए और ऋण प्राप्त करने के बाद इसकी परिपूर्ति भी करनी थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि दृष्टिबाधित वादियों को पाठनीय प्रारूप में अदालती दस्तावेज कराए जाए उपलब्ध। दोस्तों, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वो ब्रेल लिपि में दृष्टिबाधित वादियों को अदालती दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक व्यवस्था करे। एक नेत्रहीन बलात्कार के आरोपी द्वारा दायर अग्रिम जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदिरत्ता ने कहा कि न्याय तक पहुंच के अधिकार में शामिल पक्षों द्वारा पसंद की जाने वाली भाषा और संचार के साधनों में दस्तावेज प्राप्त करने का अधिकार शामिल है। उन्होंने ये निर्देश दिया है कि अभियुक्तों के साथ साथ अभियोक्ता दोनों नेत्रहीनों को ब्रेल लिपि में अदालती रिकॉर्ड उपलब्ध किया जाएगा। न्यायाधीश ने कहा कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 सरकार पर यह सुनिश्चित करने के लिए एक सकारात्मक कर्तव्य रखता है कि सभी सार्वजनिक दस्तावेज सुलभ प्रारूपों में हो और आवश्यक सुविधाएं और उपकरण प्रदान करने के लिए साक्ष्यों तथा तर्कों, व्यक्तियों द्वारा दी गई रिकॉर्डिंग उनकी पसंदीदा भाषा और संचार के साधनों में सुविधा प्रदान कर सके। वर्तमान मामले में अदालत ने कहा कि 2 याचिकाकर्ता जो बलात्कार के मामले में आरोपी है ने अपने अधिकारों के प्रभावी प्रवर्तन की मांग की है। अदालत सोचती है कि मुकदमे की कार्रवाई से अच्छी तरह वाकिफ होने के वे हकदार हैं। राज्य को उपयुक्त व्यवस्था करने और अभियोजन पक्ष के साथ साथ याचिकाकर्ता को उन दस्तावेजों की प्रति प्रदान करने का निर्देश दिया गया है जिनके लिए वे कानूनी रूप से अपनी पसंदीदा भाषा और संचार के साधन या ब्रेल लिपि में जानकारी पा सकते हैं।
ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वे अपना कानूनी अधिकार प्रभावी ढंग से उपयोग में ला रहे हैं और फिर वे अपनी रक्षा कर सके। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को ये भी निर्देश दिया जाता है कि ऐसे सभी मामलों में दृष्टिबाधित लोगों को अदालती दस्तावेज पढ़ने योग्य भाषा में उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाए। दुष्कर्म के मामले में पीड़िता ने आरोप लगाया था कि शादी का आश्वासन देकर आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। अदालत ने आरोपी को 25,000 रुपए की निजी मुआवजे के साथ साथ और 25,000 रुपए जमानत के तौर पर भरने के निर्देश दिए, लेकिन इस पर अभियुक्ता ने प्रार्थना की कि इस निर्देश की प्रति उसे ब्रेल लिपि में प्रदान की जाए। सार्वभौम डिजाइन दृष्टिकोण का उपयोग करने के लिए नए सुलभता दिशा निर्देश। केंद्र जल्द ही दिशा निर्देशों को अधिसूचित करेगा। छात्रों पेशावरों के लिए सर्टिफिकेट कोर्सेज की योजना। दोस्तों, केंद्र सरकार जल्द ही पहुंच के लिए दिशा निर्देशों और मानकों के नवीनतम संस्करण को अधिसूचित करने जा रही है, जिसके आधार पर छात्रों के साथ साथ सरकारी और निजी क्षेत्र के निर्माण पेशावरों के लिए एक सर्टिफिकेट कोर्स प्रक्रिया से जुड़े व्यक्तियों के अनुसार काम चल रहा है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD द्वारा दिसंबर 2021 में IIT रुड़की और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के थिंक टैंक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA की एक टीम द्वारा तैयार किए गए यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी 2021 के लिए सामंजस्यपूर्ण दिशा निर्देश और मानकों का मसौदा सबसे पहले प्रकाशित किया गया था। दिशा निर्देशों का एक संशोधित संस्करण पिछले सप्ताह CPWD को टीम द्वारा प्रस्तुत किया गया था और सूत्रों के अनुसार एक सप्ताह के भीतर ऑनलाइन प्रकाशित होने की भी संभावना थी। NIU के निदेशक हितेश वैद्य ने कहा है कि दिशा निर्देशों को बिल्डिंग बायलॉज में भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि दिशा निर्देशों पर सर्टिफिकेट कोर्स पर भी काम चल रहा है। विभिन्न सार्वजनिक परियोजनाओं में काम करने वालों के लिए पाठ्यक्रम को अनिवार्य बनाया जा सकता है और ये छात्रों के लिए खुला होगा। श्री वैद्य ने आगे बताया कि एक्सेसिबिलिटी माने कि पहुंच कोई ऑप्शन या विकल्प नहीं है, ये तो आवश्यकता है। उम्र, क्षमता और लिंग के सभी रूपों को पहुंच मिलना अनिवार्य होना चाहिए। सुसंगत दिशा निर्देश और निजी निर्माण एजेंसियों को निर्माण के सभी चरणों के दौरान सार्वभौम पहुंच के उपायों को शामिल करने के लिए एक गति प्रदान करते हैं। उन्होंने आगे बताया कि मानकों के साथ आने के लिए मंत्रालय द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा तैयार किया गया ढांचा सभी नए और रेट्रोफिटिंग निर्माण कार्यों में दिशा निर्देशों के तेजी से कार्यान्वयन में मदद करेगा। दिशा निर्देश राज्य सरकारों और शहर प्रशासनों के साथ साझा किए जाएंगे। ये दिशा निर्देश एक बाधा मुक्त दृष्टिकोण से सार्वभौम डिजाइन दृष्टिकोण तक जाते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की की टीम का नेतृत्व करने वाले प्रोफेसर गौरव रहेजा ने कहा कि दिशा निर्देशों का उद्देश्य प्रक्रिया के माध्यम से हितधारकों को पकड़ना और शैक्षिक होना भी था। उन्होंने कहा कि दिशा निर्देशों को और अधिक पाठक अनुकूल बनाया गया है और इसमें आवश्यक न्यूनतम मानक और सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए सिफारिश दोनों ही शामिल है। विकलांग व्यक्तियों के लिए रैंप, ग्रैब रेल और अन्य सुविधाओं के मानकों के अलावा दिशा निर्देशों में रखरखाव भी शामिल है। उदाहरण के लिए प्रोफेसर रहेजा ने कहा कि इनका मसौदा तैयार करते समय PWD के साथ बातचीत करते हुए टीम ने देखा कि वॉशरूम की सफाई की कमी भी पहुंच में बाधा डालती है। प्रोफेसर रहेजा ने आगे कहा कि सरकारी भवनों में सुलभता सुविधाओं के संबंध में नियम लागू है, लेकिन इसका कार्यान्वयन बाकी है। प्रोफेसर रहेजा ने कहा है कि नागरिक संपर्क बनाने के लिए दिशा निर्देशों की मांग की गई, क्योंकि पहुंच में सुधार के लिए जागरूकता महत्वपूर्ण थी। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में। वक्त एक और ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम अभी हाजिर होते हैं। क्या आप पहले से मौजूद OCR ऐप से संतुष्ट नहीं हैं?
क्या टेबल्स और मैथमेटिक कंटेंट आपके लिए एक्सेसिबल फॉर्मेट में उपलब्ध नहीं था? क्या आप वीडियोस में मौजूद ट्रांसक्रिप्शन और टेक्स्ट को एक्सेसिबल फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं? या क्या आप कुछ सीखना या अपनी प्रतिभा का विकास करना चाहते हैं? आज ही डाउनलोड करें iSTEM ऐप। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर में जाएं और टाइप करें I-STEM। iSTEM पोर्टल को अपने वेब ब्राउजर पर इस्तेमाल करने के लिए अपने वेब ब्राउजर में जाएं और टाइप करें portal.istemai.com portal.istemai.com। आज सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। आर्या और अर्चना ने खुश अलीफी को दिया सहारा। तीनों की तस्वीर ने सोशल मीडिया पर मचा दी हलचल। दोस्तों, तिरुवनंतपुरम के संस्थान कोटा के डीबी कॉलेज परिसर में एक विकलांग युवक अलिफ मोहम्मद की दो दोस्तों आर्या और अर्चना द्वारा मदद की जा रही तस्वीर ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। शादी के फोटोग्राफर जगत तुलसीधरन द्वारा क्लिक की गई तस्वीरों को दोस्ती के उत्सव के रूप में और मुस्कान के साथ प्रतिकूलताओं का सामना करने के तरीके के रूप में काफी सराहा जा रहा है। कला उत्सव के दौरान तुलसीधरन, जो एक पूर्व छात्र भी है, ने खूबसूरत पल को देखा और कैमरे में कैद कर लिया। वे बताते हैं कि एक पूर्व छात्र और फोटोग्राफर होने के नाते मैं आमतौर पर कला उत्सव के दौरान अपने कॉलेज में आता हूँ। मैं अक्सर ऐसे पलों की तलाश करता हूँ। एक छात्र की उसकी दो दोस्तों द्वारा मदद की जा रही थी। इस छवि ने मुझे प्रभावित किया। मैंने उनके साथ वीडियो और स्टिल शूट किए। जब मैंने उन्हें ये दिखाया तो वे खुश हो गए। मैंने इतनी गर्मजोशी से प्रतिक्रिया की कभी उम्मीद ही नहीं की थी। वो छवि दोस्ती के नए आयामों का एक जश्न मनाती दिखाई देती है, जो लैंगिक बाधाओं को भी पार कर जाती है। विकलांगता के साथ पैदा हुए मोहम्मद ने इस तस्वीर को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया। उनका कैप्शन है, जब आप अपने अद्भुत दोस्तों के साथ पानी पीते हैं तो उसका स्वाद भी मीठा होता है। उनकी मां जीनत और पिता शाहनवाज, जो विदेश में काम कर रहे हैं, वीडियो और तस्वीर देखकर बहुत खुश हुए। मोहम्मद ने कहा, मेरे लिए जीवन हमेशा मेरे दोस्तों के साथ ही रहा है। मैं अपने दोस्तों के 2 व्हीलर्स पर कॉलेज आता हूँ। कॉलेज में वे मुझे चारों ओर ले जाते हैं। ये एक दिनचर्या है। वे मुझे कभी कमतर महसूस नहीं कराते। मेरे किसी भी मित्र ने मुझे कभी सहानुभूति की दृष्टिकोण से नहीं देखा। वे मुझे एक सामान्य लड़के की तरह मानते हैं और मुझे अपने दोस्तों के बारे में ये बात पसंद है। ये तस्वीर मुझे प्यारी लगती है। दोस्तों, हालांकि बीकॉम अंतिम वर्ष का ये छात्र फिलहाल परीक्षा में व्यस्त है, लेकिन आम दिनों में उसे यात्रा करना पसंद है और उसका ड्रीम डेस्टिनेशन दुबई है। अभिनेता सलमान के प्रशंसक मोहम्मद एक बार फिल्मी दुनिया में भी आने का सपना देखते हैं और कहते हैं, मुझे अभिनय पसंद है और मैं एक अभिनेता बनना चाहता हूँ। मैं फिल्मों के आधार पर अपने इंस्टा अकाउंट पर रील पोस्ट करता रहता हूँ। इसके बाद वीडियो शूट करने वाले जगत तुलसीधरन ने कहा कि ये एक महान क्षण था। कॉलेज के अंदर हर किसी के लिए ये एक आम दृश्य है, क्योंकि आलिफ हमेशा ही अपने एक या अन्य दोस्तों द्वारा ले जाया जाता है। फोटोग्राफर श्री तुलसीधरन ने आगे कहा कि वो कॉलेज में एक युवा उत्सव में तस्वीरें खींच रहे थे जब उन्होंने मोहम्मद को अपने दोस्तों द्वारा ले जाते हुए देखा और जल्द से जल्द उसी पल को कैमरे में कैद कर लिया। बाद में उन्होंने वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद वीडियो को खूब शेयर भी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कला है गैर परंपरावादी तथा रीति रिवाजों या नियमों के परे।
दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने FTII द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को सभी पाठ्यक्रमों में कलर ब्लाइंड उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए निर्देश दिए हैं। ये संस्थान एक प्रमुख संस्थान है और हर कोई ये उम्मीद करेगा कि ये उदार विचार प्रक्रिया को प्रोत्साहित करे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII को कि वे कलर ब्लाइंडनेस वाले व्यक्तियों को उनके पाठ्यक्रम में जगह देकर उनके द्वारा पेश किए जाने वाले सभी पाठ्यक्रमों में शामिल करें। दोस्तों, ये बात साफ है कि ये निर्देश FTII के सामान्य पाठ्यक्रम का पालन करने वाले अन्य फिल्म संस्थानों पर भी लागू होते हैं। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति MM सुंदरेश ने आगे FTII को अपने डिप्लोमा और फिल्म संपादन पाठ्यक्रम में कलर ग्रेडिंग मॉड्यूल को बाहर करने या इसे वैकल्पिक बनाने का निर्देश दिया, जैसा कि इस मुद्दे को देखने के लिए इसके द्वारा नियुक्त प्रतिबद्ध द्वारा सुझाया गया है। 7 सदस्यीय समिति के बहुमत के दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए, जिसे पहले अदालत ने मुद्दे की जांच के लिए नियुक्त किया था, बेंच ने कहा, निष्कर्ष एक स्पष्ट सिफारिश देता है कि सभी व्यक्तियों को FTII के सभी पाठ्यक्रमों के लिए अनुमति मिलनी चाहिए। इसके लिए किसी भी सीमा को पार किया जा सकता है। FTII को अपने पाठ्यक्रम में कलर ब्लाइंडनेस वाले उम्मीदवारों के लिए जगह बनानी होगी और मौजूदा डिप्लोमा और फिल्म एडिटिंग पाठ्यक्रम में कलर ग्रेडिंग मॉड्यूल को बाहर रखना होगा या फिर इसे वैकल्पिक बनाया जाना चाहिए। दोस्तों, इस केस में याचिकाकर्ता ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत उचित आवास के सिद्धांत पर भरोसा किया। ये बताया कि कोर्ट ने एक कलर ब्लाइंड छात्र प्रणय कुमार पोद्दार को स्टेट ऑफ त्रिपुरा 2017 के खिलाफ SCC 35 में MBBS कोर्स की अनुमति दी थी। साथ ही साथ ये भी प्रस्तुत किया गया कि प्रसिद्ध हॉलीवुड निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन कलर ब्लाइंड थे। दृष्टिबाधित अधिवक्ता ने जम्मू कश्मीर में विकलांगता कानून को लागू करने की है मांग। दोस्तों, जम्मू के एक दृष्टिबाधित अधिवक्ता सूरज सिंह ने जम्मू कश्मीर प्रशासन के केंद्र शासित प्रदेश में विकलांगता कानूनों को लागू करने और उन्हें एक विकलांग व्यक्ति के रूप में उनके उचित कानूनी अधिकार प्राप्त करने की मांग की है। हाईकोर्ट परिसर जानीपुर जम्मू में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए एडवोकेट सूरज सिंह, जो आमरण अनशन पे बैठे हैं, ने मीडिया कर्मियों से कहा कि वो विकलांग व्यक्ति होने के नाते केवल अपने कानूनी अधिकारों की मांग कर रहे हैं, लेकिन यूटी प्रशासन लगातार उनकी अनदेखी कर रहा है। अधिवक्ता सूरज सिंह ने कहा कि वो चाहते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश सरकार विशेष भर्ती अभियान चलाकर बैकलॉग कोटे से विकलांग व्यक्तियों के सभी पदों को पूरा करे। उन्होंने कहा कि इस संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 8 अक्टूबर 2013 को एक मामले की सुनवाई करते हुए राज्यों को निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर भी ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने आगे बताया कि राज्यों के मुख्यमंत्री के पास 5% विवेकाधीन कोटा होता है और इस कोटे के माध्यम से वे उनके जैसे जरूरतमंद व्यक्तियों को संपत्ति विभाग के आवासीय आवास आवंटित कर सकते हैं, लेकिन उनके जैसे जरूरतमंद व्यक्तियों को ऐसा कोई भी आवास आवंटित नहीं किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश में विकलांगता कानूनों को लागू करने में सरकार के कथित विफलता के खिलाफ मैं 8 मार्च से 17 मार्च तक धरने पर बैठा था और केवल जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्य न्यायाधीश के आश्वासन पर ही कि वे इस मामले पर ध्यान देंगे, मैंने अपना विरोध प्रदर्शन स्थगित कर दिया। लेकिन कुछ दिन पहले मुझे न्यायाधीश के कार्यालय से संदेश मिला कि वो इस मामले में खुद कार्रवाई नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि अगर सरकार और न्यायपालिका उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं कर सकती है और विकलांगता कानूनों को लागू नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें गोली मार दी जानी चाहिए। विकलांग छात्रों के लिए विशेष शिक्षकों की भर्ती पर KVS को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस।
दोस्तों, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक पीआईएल में एक नोटिस जारी कर केंद्र सरकार और केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस को विशेष शिक्षकों के नियमित पदों को पर्याप्त संख्या में नियमित बनाने के लिए निर्देश देने की मांग की है। इनमें विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए हर एक केंद्रीय विद्यालय में विशेष शिक्षकों के पद भर्ती नियम तैयार करना और कम से कम 2 विशेष शिक्षकों की भर्ती करना शामिल है। फ्रेंड्स, न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने सोमवार को केंद्रीय विद्यालय संगठन और भारत संघ के शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से जवाब मांगा और उन्हें 2 सप्ताहों में एक जवाबी हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए, जिसमें बताया गया था कि उन्होंने केवी में कितने विशेष शिक्षकों को नियुक्त किया है और उन केवी का ब्यौरा मांगा है जहां उन्हें नियोजित बताया गया है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 नवंबर 2022 की तारीख तय की है। अधिवक्ता अशोक अग्रवाल और कुमार उत्कर्ष के माध्यम से याचिकाकर्ता ने कहा है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने यानी केवीएस ने विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए आज तक किसी भी विशेष शिक्षक की भर्ती नहीं की है और ये भी इस तथ्य के बावजूद कि उसने 2009 में इस न्यायालय को आश्वासन दिया था कि केवीएस इसके शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों को सुविधाएं प्रदान करने में पीछे नहीं रहेगा। याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि प्रतिवादी केवीएस ने न तो विशेष शिक्षक के स्थायी पद को सृजित किया है, न ही भर्ती के नियम बनाए हैं और न ही विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए किसी विशेष शिक्षक को कोई भर्ती दी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि केवीएस में कुल 5,701 विकलांग बच्चे आज भी पढ़ रहे हैं। दोस्तों, पीआईएल में ये भी प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी केवीएस की ओर से स्थायी आधार पर पर्याप्त संख्या में विशेष शिक्षकों की भर्ती के लिए निष्क्रियता विकलांग बच्चों की शिक्षा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रही है। याचिका में कहा गया है कि प्रतिवादी केवीएस देश भर में 1239 विद्यालय चला रहा है, जिसमें के लगभग 50 केवीएस दिल्ली में स्थित है। ये भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी केवीएस वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार लगभग 13,90,000 छात्र, जिनमें के 7,58,000 लड़के और लगभग 6,30,000 लड़कियां हैं, ये सब दिल्ली के स्कूलों में पढ़ते हैं। आगे ये भी निवेदन किया गया कि केवीएस ने आज तक न तो विशेष शिक्षक के स्थायी पद को सृजित किया है और न ही भर्ती के नियम बनाए हैं। केवीएस में उत्तरदाताओं के पास विशेष आवश्यकता वाले 5,701 विकलांग बच्चे पढ़ते हैं। केवीएस ने बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष शिक्षकों की भर्ती के लिए कदम नहीं उठाए हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाली विकलांग उम्मीदवार का मूल्यांकन करने के लिए मेडिकल जांच के दिए आदेश। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये कोई नई घटना नहीं है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज एम्स को आदेश दिया है कि वो कटी हुई उंगलियों वाली एक एमबीबीएस उम्मीदवार की मेडिकल जांच करे और ये आकलन करे कि वो एमबीबीएस कोर्स करने की स्थिति में है या नहीं। इस मामले में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की खंडपीठ का विचार था कि एमबीबीएस पाठ्यक्रम के संबंध में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित विकलांगता वाले छात्रों के प्रवेश के लिए दिशा निर्देशों के अनुसार दोनों हाथ बरकरार होने की स्थिति को ज्यादा इम्पोर्टेंस देना जरूरी है। ऐसे मामलों को नियमों में शामिल करने के लिए व्याख्या की जानी चाहिए, जहां दोनों हाथ वास्तव में बरकरार नहीं हो सकते हैं, लेकिन व्यक्ति एमबीबीएस छात्र या डॉक्टर के रूप में कर्तव्यों के लिए आवश्यक कार्यक्षमता की कमी से ग्रसित नहीं है। इसके बाद न्यायमूर्ति सांघी ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जब कोई विकलांगता होती है तो वो व्यक्ति अन्य कौशल विकसित करता है। यहाँ तक कि अगर एक हाथ काट दिया जाए तो तब भी कोई व्यक्ति रेडियोलॉजिस्ट बन सकता है। मैं केवल 2 उंगलियों वाले एक व्यक्ति को जानता हूँ और आप हैरान होंगे, केवल उसकी लिखावट से इसका अंदाजा भी नहीं लगता है। मेरा मानना है विकलांगता कार्यक्षमता के मामले में कोई बाधा नहीं है।
फ्रेंड्स, इसीलिए कोर्ट के आदेशानुसार याचिकाकर्ता, जिसे कि अंगूठा, तर्जनी और दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली का विच्छेदन किया गया है, को 12 अप्रैल को एम्स के विशेषज्ञों के एक बोर्ड द्वारा चिकित्सा परीक्षण के अधीन किया गया। बोर्ड को विशेष रूप से ये जांचने के लिए निर्देशित किया गया कि क्या याचिकाकर्ता कार्य करने में सक्षम होगी, एमबीबीएस छात्रों और डॉक्टरों से अपेक्षित सभी आवश्यक कार्यों का निर्वहन करेगी। दोस्तों, आप जान लें कि इस छात्रा ने मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में प्रवेश प्राप्त किया था। याचिकाकर्ता विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग द्वारा जारी एक विकलांगता प्रमाण पत्र से व्यथित है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उसकी विकलांगता 45% आंकी गई है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि विच्छेदन के बावजूद वो पूरी क्षमता के साथ अपने हाथ का उपयोग कर सकती है और ये उसके खेल गतिविधियों सहित उसके पिछले रिकॉर्ड से प्रदर्शित होता है। इससे पहले कोर्ट ने आरएमएल अस्पताल को उसकी जांच करने का आदेश दिया था। हालांकि 17 मार्च 2022 की आरएमएल की रिपोर्ट ने भी निष्कर्ष निकाला था कि याचिकाकर्ता की लोकोमोटर विकलांगता की सीमा 50% पर है और वो चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश करने के लिए पात्र नहीं है। कोर्ट ने नोट किया था कि पात्रता दिशा निर्देश दोनों हाथों को अक्षुण्ण सनसनी, पर्याप्त ताकत और गति की सीमा के साथ बरकरार रखते हैं। इस केस में दोनों हाथ अक्षुण्ण होने की वजह से मूल्यांकन की व्याख्या दोनों हाथों की वास्तविक उपस्थिति के रूप में की जा सकती है। मोटे तौर पर इस तथ्य पर विचार करते हुए उनकी व्याख्या की जा सकती है कि नियम एक लाभकारी कानून का हिस्सा है ऐसे मामलों को शामिल करने के लिए जहां दोनों हाथ वास्तविकता में बरकरार नहीं हैं, लेकिन व्यक्ति एमबीबीएस छात्र के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाने वाली आवश्यक कार्यक्षमता की कमी से पीड़ित नहीं है। दोस्तों, याचिकाकर्ता को विशेषज्ञों के एक बोर्ड द्वारा एक और चिकित्सा परीक्षा के अधीन किया जाना चाहिए। अदालत ने आदेश दिया कि पिछले महीने कोर्ट ने अस्थायी मानसिक बीमारी वाले एक उम्मीदवार की मेडिकल जांच का आदेश दिया था, एमबीबीएस करने की उसकी क्षमता का पता लगाने के लिए। उनकी विकलांगता 40% से कम पाए जाने के बाद मामले को निष्फल रूप में बंद कर दिया गया, जिससे वो विकलांग व्यक्ति के रूप में आरक्षण के लिए अपात्र हो गए थे। दृष्टिबाधित वकील ने एक्सेसिबिलिटी बैरियर का हवाला देते हुए प्रोक्टो के खिलाफ शिकायत कराई है दर्ज। दोस्तों, प्रोक्टो टेक्नोलॉजीज के खिलाफ विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त के न्यायालय के समक्ष एक शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि इसकी सेवाएं विजुअली इम्पेयर्ड व्यक्तियों के लिए प्रभावी रूप से सुलभ नहीं है और इसने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के कई प्रावधानों का घोर उल्लंघन किया है। अधिनियम के दायरे में अंधेपन से पीड़ित वकील राहुल बजाज ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि iOS पर प्रोक्टो का उपयोग करने में कई बाधाएं आती हैं। दोस्तों, प्रोक्टो कंपनी अधिनियम के तहत निगमित एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। 2008 में स्थापित प्रोक्टो एक प्रमुख स्वास्थ्य सेवा मंच है जो दुनिया भर के स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को एक साथ रोगियों को जोड़ता है। ये उपभोक्ताओं को स्वास्थ्य सेवा प्रदाता खोजने, अपॉइंटमेंट बुक करने, ऑनलाइन डॉक्टर परामर्श लेने, उनके परीक्षण करवाने और दवाओं का ऑर्डर करने में मदद करता है। ये सॉफ्टवेयर उत्पाद भी प्रदान करता है जो क्लिनिक और अस्पतालों सहित स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को उनकी प्रक्रियाओं को डिजिटलाइज करने में मदद करता है। लेकिन अब इस पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि प्रोक्टो ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2017 के नियम 15 के साथ अध्याय 9 और अधिनियम की धारा 46 का घोर उल्लंघन किया है। शिकायतकर्ता ने बताया है कि कई एक्सेसिबिलिटी बाधाओं के कारण उसके पास प्रोक्टो iOS एप्लीकेशन तक प्रभावी पहुंच नहीं है। आइए सुनते हैं कौन सी शिकायतें इस केस में दर्ज कराई गई है। पहली, ऐप की होम स्क्रीन रीड पूरी तरह से असंगठित है और स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर के साथ पूरी तरह से दुर्गम है।
कुछ बटन बिल्कुल ही लेबल नहीं है, कुछ अन्य के पास निरर्थक लेबल्स हैं। दूसरी शिकायत में कहा गया है कि दूसरा पृष्ठभाग भी पूरी तरह से लेबल रहित और दुर्गम है। तीसरी शिकायत कहती है, भले ही कोई किसी तरह अपनी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को इंगित करने और खोज परिणामों को खोजने में सक्षम हो, लेकिन इसके परिणाम दुर्गम हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी दिए गए डॉक्टर के बारे में सारी जानकारी, अर्थात वे कितना शुल्क लेते हैं, उनका कार्य अनुभव क्या है आदि विभिन्न डेटा बिंदुओं के रूप में प्रस्तुत किए जाने के बजाय एक बार में ही प्रस्तुत किया गया है। प्रयोगशाला प्रशिक्षण की जानकारी इस तरह एक बार में अव्यवस्थित तरीके से प्रदान की जाती है और आखिरकार ये ऐप समय समय पर अपने ही हिसाब से बेतरतीब ढंग से क्रैश हो जाती है। दोस्तों, शिकायत में आगे कहा गया है कि इन सभी बाधाओं के संयुक्त होने के कारण शिकायतकर्ता के लिए ऐप तक पहुंचने का अनुभव एक दृष्टिहीन व्यक्ति के हिसाब से दुर्गम था। ऐप का कोई फायदा शिकायतकर्ता को नहीं हुआ। उनका आरोप है कि प्रतिवादी द्वारा पहुंच बाधाओं को दूर करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। शिकायतकर्ता को खाली वादे करके और आधे अधूरे आश्वासन देकर उसकी चिंताओं को बढ़ाया जाएगा। प्रॉक्टो द्वारा बागीचे पर स्थित विकलांगों के लिए अपने प्रसाद को सुलभ बनाने और उन्हें उचित आवास प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र के दायित्व को विकास कुमार बनाम संघ लोक सेवा आयोग और अन्य सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में रेखांकित किया गया था। इसीलिए तर्क दिया गया है कि प्रैक्टो को नेत्रहीन उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ बनाने में प्रैक्टो की निरंतर विफलता इसे लागू वैधानिक उल्लंघनों से बहने वाले कानूनी परिणामों के रूप में सामना करने के लिए उत्तरदायी बनाती है। शिकायतकर्ता ने कहा कि गूगल और एप्पल दोनों ने दिशा निर्देश डिजाइन किए हैं जो किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन के डेवलपर से विकलांग व्यक्तियों के लिए पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पालन करने की अपेक्षा होती है। दोस्तों, वास्तव में किसी भी आवेदन को विकलांग अनुकूल बनाने के लिए इच्छुक सेवा द्वारा पहुंच प्रदान की जा सकती है। इन अधिकारों पर ये प्रार्थना की गई है कि अधिनियम और नियमों का लगातार पालन न करने के लिए प्रॉक्टो को दंडित किया जाए और सभी प्लेटफॉर्मों पर एक्सेसिबिलिटी ऑडिट करने के लिए निर्देशित किया जाए। मोबाइल टेबल और वेब और 3 महीने के भीतर की उपचारात्मक कार्रवाइयों के विवरण के साथ एक्सेसिबिलिटी ऑडिट रिपोर्ट जमा किए जाए। तिरुचि नगर निगम तक पहुंच शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए है संघर्ष। दोस्तों, तिरुचि नगर निगम की नवनिर्वाचित परिषद ने अपनी पहली बैठक में अपने मुख्य कार्यालय भवन के नवीनीकरण पर एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सरकार को भेजने का निर्णय लिया है। 58 साल पुराने मुख्य कार्यालय भवन के नवीनीकरण के लिए लगभग 40 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, लेकिन मुख्य कार्यालय में आने वाले विकलांग लोगों ने कहा कि एक बड़ा नवीनीकरण करने से पहले नगर निकाय को भवन के प्रवेश द्वार पर एक रैंप का निर्माण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में ये भवन विकलांग लोगों के अनुकूल नहीं है। हालांकि निगम ने मुख्य कार्यालय के भवन के पीछे स्थित एक दरवाजे पर रैंप प्रदान किया है, लेकिन ये प्रवेश द्वार आमतौर पर बंद होता है। इसके अलावा ऑफिस में आने वाले कई लोग बैक साइड में रैंप से अनजान हैं। इसी तरह विकलांगों के लिए बनाया गया शौचालय अशुद्ध है और ज्यादातर समय बंद ही रहता है। साथ ही दोस्तों, इस इमारत के पिछले हिस्से में रैंप होने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि लिफ्ट मुख्य प्रवेश द्वार के पास है। अगर वे पीछे के द्वार को खुला रखते हैं तो ये केवल शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए और एक असुविधा का कारण बनेगा। एक विकलांग कार्यकर्ता एम कामराज ने कहा कि मुख्य द्वार पर रैंप का निर्माण होना चाहिए। मैंने कई बार इस मुद्दे को निगम के सामने उठाया है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। चूंकि वे मुख्य कार्यालय भवन का नवीनीकरण करने की योजना बना रहे हैं, इसीलिए समय आ गया है कि प्रवेश द्वार पर एक रैंप का निर्माण किया जाए। मुख्य कार्यालय की तुलना में निःशक्त जनों तक पहुंच के मामले में निगम के जोनल कार्यालय बेहतर स्थिति में है।
कई लोग अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए अधिकारियों और महापौर से मिलने के लिए मुख्य कार्यालय भवन का दौरा करते हैं। अधिकारियों और महापौर की मेजबानी करने वाला ये भवन अन्य कार्यालयों के लिए एक मॉडल होना चाहिए। इसीलिए नगर निगम को इस भवन को विकलांगों के अनुकूल बनाने के लिए कदम उठाने होंगे। अन्ना नगर के निवासी KR कुमारन ने कहा कि संपर्क करने पर नगर निगम आयुक्त मुजीबुर रहमान ने बताया कि नागरिक निकाय जल्द से जल्द इन मुद्दों को सुलझाने के लिए कदम उठाएगा। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद आइए सुने सेगमेंट लाइफ विदाउट साइट। इस सेगमेंट में दी जा रही सभी जानकारियां लाइफ विदाउट साइट टीम की ओर से प्रस्तुत की जा रही हैं। रेडियो उड़ान इनके लिए उत्तरदायी नहीं है। यदि इन जानकारियों में कोई अपवाद या कोई गलती पाई जाती है तो रेडियो उड़ान इनका उत्तरदायी नहीं होगा। लाइफ बियॉन्ड साइट, दृष्टि नहीं पर जीवन सही। फ्रेंड्स, आज के इस ऑडियो सीरीज में हम बात करेंगे कुछ और यूजफुल मोबाइल ऐप्स एंड डिवाइसेस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, प्रैक्टो एंड डॉकॉन ये कुछ ऐसे ऐप्स हैं जिनकी मदद से हम कभी भी ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेंसी ले सकते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे हेल्थ डिवाइसेस जैसे कि थर्मामीटर, वेइंग मशीन, ऑक्सीमीटर, बीपी मशीन सब टॉकिंग मोड पर अवेलेबल है। पिल ऑर्गेनाइजर एक ऐसा डिवाइस है जो हमें हमारे मेडिसिन्स को अरेंज करने में मदद करता है। इसमें अलग अलग कंपार्टमेंट्स बने होते हैं और मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून की ब्रेल मार्किंग दी गई है जो हमें अपने मेडिसिन्स को आइडेंटिफाई करने में काफ़ी हद तक हेल्प करता है। बात करते हैं फिनेंशियल मैनेजमेंट ऐप्स की, तो जीरोधा, ग्रो, ईटी मनी जैसे ऐप की मदद से हम म्यूचुअल फंड एंड शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने फंड्स को मॉनिटर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब हमें एग्ज़ाम देना होता है तो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज राइटर ढूंढने का आता है। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन है स्क्राइब फाइंडर ऐप। जी हाँ, इंडिया के मैक्सिमम शहर में आपको इस ऐप के थ्रू जो रजिस्टर्ड वॉलंटियर्स है वो मिल जाएंगे और आप उनसे कांटेक्ट कर अपने एग्ज़ाम बहुत ही आराम से दे सकते हो। बी माई आइज़ एक ऐसी ऐप है जिसमें वीडियो कॉलिंग की मदद से आप कभी भी विजुअल असिस्टेंस ले सकते हो, जैसे कि कैप्चर रीड करना है, ड्रेस मैच करना है, कोई चीज़ ढूंढनी है तो वीडियो कॉलिंग से आप मदद ले सकते हो। कलर डिटेक्टर एक ऐसी डिवाइस जिसमें सेंसर लगे होते हैं और 90 to 95% तक वो हमें कलर आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। जब ये सेंसर किसी भी कपड़े या सरफेस से टच होता है तो वो उसकी कलर को हमें ऑडियो फीडबैक की मदद से बताता है। फ्रेंड्स, जस्ट डायल ये एक यूनिवर्सल नंबर है जिसका नंबर है 10 times 8 यानी कि 8888888888। इसमें आप कोई भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मेडिकल शॉप, यूनिवर्सिटीज़, मूवी हॉल्स, प्लम्बर जैसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन कॉल करके ले सकते हैं एंड बुक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है कुछ यूजफुल ट्रिक्स, एप्स एंड डिवाइसेस जिसकी मदद से एक VI अपनी लाइफ को बहुत ही इंडिपेंडेंट बना सकता है। थैंक यू। देखा, ये सभी एप्लीकेशंस कितने काम की हैं? हाँ, ये सभी एप्लीकेशंस बहुत काम की हैं। इनकी मदद से मैं बहुत सारे काम बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। हाँ, और अगले ऑडियो में तुम्हें गेम्स और मनोरंजन के बारे में बताया जाएगा। अरे वाह, ये तो मुझे बहुत ही पसंद है। जय हो। लाइफ विदाउट साइट सेगमेंट आप सुन रहे थे प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में। प्रोग्राम के आखिर में हाजिर हैं कुछ जॉब अलर्ट्स। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC में मल्टी टास्किंग स्टाफ और हवलदार के लिए पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। इन पदों के लिए दृष्टिबाधित व्यक्ति भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2022 है। अधिक जानकारी के लिए या पदों के लिए आवेदन करने के लिए लॉगिन करें www.ssc.nic.in। रिपीट www.ssc.nic.in। तो उम्मीद करेंगे कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद ज़रूर आया होगा। अपना फीडबैक
हमें ज़रूर दीजिए, जो तमाम तरीके आपको ऊपर बताए गए हैं रेडियो उड़ान सुनने के। इसके साथ ही साथ आप हमें फीडबैक देने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें, जहां एक छोटा सा फीडबैक फॉर्म फिल करके आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। हमें मेल के ज़रिए भी आप फीडबैक दे सकते हैं radioudan@gmail.com पर। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पर भी आप फीडबैक दे सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़ने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के माध्यम से भी आप हमें फीडबैक दे सकते हैं। तो प्रोग्राम में चलते चलते न्यूज़ हेडलाइंस एक बार फिर। भारतीय बैंक अब विकलांग व्यक्तियों की और उपेक्षा नहीं कर सकते। आरबीआई के दिशा निर्देश एक कारण से मौजूद है। फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र जमा करने के आरोप में भुवनेश्वर के बीजेबी कॉलेज का छात्र गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब नौकरी में नियुक्ति विकलांगता कोटा के तहत मांगी जाती है, तब इस नियुक्ति में समुदाय प्रमाण पत्र जारी करना जरूरी नहीं है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि दृष्टिबाधित वादियों को पाठनीय प्रारूप में अदालती दस्तावेज कराए जाए उपलब्ध। सार्वभौम डिजाइन दृष्टिकोण का उपयोग करने के लिए नए सुलभता दिशा निर्देश। केंद्र जल्द ही दिशा निर्देशों को अधिसूचित करेगा। छात्रों पेशावरों के लिए सर्टिफिकेट कोर्सेज की योजना। आर्या और अर्चना ने खुश अलीफी को दिया सहारा। तीनों की तस्वीर ने सोशल मीडिया पर मचा दी हलचल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कला है गैर परंपरावादी तथा रीति रिवाजों या नियमों के परे। दृष्टिबाधित अधिवक्ता ने जम्मू कश्मीर में विकलांगता कानून को लागू करने की है मांग। विकलांग छात्रों के लिए विशेष शिक्षकों की भर्ती पर केवीएस को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाली विकलांग उम्मीदवार का मूल्यांकन करने के लिए मेडिकल जांच के दिए आदेश। दृष्टिबाधित वकील ने एक्सेसिबिलिटी बैरियर का हवाला देते हुए प्रॉक्टो के खिलाफ शिकायत कराई है दर्ज। तिरुचि नगर निगम तक पहुंच शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए है संघर्ष। तो इसी के साथ मुझे यानी पुनीत को आज का प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत। बाय बाय, गुड नाइट, शब खैर, जय हिंद, जय भारत।